अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, सबसे बड़ी खबर आज जो चैनल्स की जीनत बनी रही वो किंग चार्ल्स के हवाले से थी, जिन्होंने आज बाकायदा यूँ कह लें आप बरतानिया के नए बादशाह का जो ताज है वो सर पर सजा लिया है। और इस तकरीब को, इस पुरवकार तकरीब को पूरी दुनिया में देखा गया। पाकिस्तान के भी टीवी चैनल्स ने ये मनाजिर बराह रास्त दिखाए। मैंने इस स्टोरी को एक डिफरेंट एंगल से देखा और सोचा, वो मैं आपके साथ इस वीलॉग में शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में क्या लेने गए हैं और वहाँ पर उनकी जो मुलाकातें हैं उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे इमरान खान साहब की रैली की, जो उन्होंने तो लाहौर में निकाली, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 4000 मकामात ऐसे थे जहाँ पर लोगों ने बाहर निकल कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए अपना खड़ा होकर सॉलिडेरिटी का मुजाहरा किया। इस हवाले से भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब का आगे प्लान क्या है। तो आज के वीलॉग में काफ़ी कुछ है, लेकिन सबसे पहले ज़रा बात हो जाए ताजपोशी की। आप बिल्कुल भी बोर मत होइएगा, मैं कोई रिवायती तरीके से आपको नहीं बताने वाली कि रॉयल फैमिली क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर ये आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि बरतानिया में जो ये बादशाहत का सारा सिलसिला है ये 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो शाह चार्ल्स सोम हैं, बेसिकली इन्होंने 40वें बादशाह का ताज सर पे सजाया है। ये 40वें बादशाह है बरतानिया के। लेकिन बरतानिया का जो सिस्टम है ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर आमरीत भी है और जमहूरियत भी है, यानी हम देख रहे हैं कि एक बादशाह भी है, लेकिन इसके बावजूद भी पार्लियामेंट भी मौजूद है, वज़ीर आज़म भी है। और इसके साथ साथ ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि दोनों अपने अपने काम करते हैं, कोई दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाता। उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह है कि इनका कोई लिखा हुआ आइन भी नहीं है, यानी ऐसी कोई दस्तावेज़ मौजूद नहीं है कि जिसके तहत ये तय कर लिया गया हो कि बादशाह के क्या इख्तियारात हैं या क्वीन के क्या इख्तियारात हैं और पार्लियामेंट या वज़ीर आज़म के क्या इख्तियारात हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कभी इख्तियारात का जंग नहीं हुई, कभी इख्तियारात का झगड़ा नहीं हुआ, कभी हमने ये नहीं देखा कि वहाँ से ऐसी खबरें आई हों कि जनाब क्वीन ने या किंग ने तख्ता उलट दिया किसी का। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना होने के बावजूद भी सबसे मजबूत जमहूरियत बरतानिया की है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 1707 में पार्लिमानी सिस्टम जो था वो इवॉल्व हुआ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से दो हाउसेज हैं जहाँ से बिल पास होते हैं और मेजॉरिटी में जो बिल पास होते हैं उसके बाद उन्हें किंग या क्वीन के पास भेज दिया जाता है दस्तखत के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1707 में इन लोगों ने तो ये समझ लिया कि जनाब मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो जमहूरियत में है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि यकतरफा तौर पर सारे सिस्टम को, रॉयल सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया गया हो। बादशाहत भी अपनी जगह कायम रही, लेकिन उन्होंने साथ साथ पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत को भी परवान चढ़ाया और उसके बाद जो हुदूद मुतय्यन की गई सब ने उसका पास रखा। आप ये कह सकते हैं कि जो बरतानिया में बादशाहत है या जो रॉयल फैमिली है, जो उनके इख्तियारात हैं वो बुनियादी तौर पर सेरेमोनियल हैं, मतलब अलामती हैं, यानी वो सिर्फ इज़्ज़त के तौर पर, सरबराही के तौर पर, बरकत के तौर पर, बुजुर्गी के तौर पर रिस्पेक्ट ज़रूर इंजॉय करते हैं, लेकिन इंतज़ामी मामलात से ख़ुद को दूर रखते हैं। फ़ैसला साजी वो नहीं करते, हुकूमतें गिराना बनाना उनका काम नहीं है। ये काम उन्होंने अपने अवाम के लिए छोड़ दिया है। अवाम जिसको चाहे मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजते हैं और पार्लियामेंट ही कानून साजी करती है, और कानून साजी करने के बाद सिर्फ दस्तखत के लिए वो कानून बादशाह के पास भेज दिया जाता है। आप काफ़ी हद तक इसको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान में सदर का ओहदा है, जिसके पास इंतज़ामी इख्तियारात बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो अलामती तौर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा ज़रूर है। पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है, सदर उस पर दस्तखत कर देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला बरतानिया में भी होता है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पर हमने कभी इक़्तिदार की रस्साकशी या खींचातानी नहीं देखी। जो बादशाह है उसके लिए ये बहुत है कि उसको जो रिस्पेक्ट मिल रही है, जो उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट मिल रही है, और उनके लिए ये बहुत है कि वो कभी भी अपने अवाम की नज़रों में इस तरह नहीं होना चाहते कि उनसे नफ़रत की जाए। यही वजह है कि क्वीन एलिज़ाबेथ जो कितने साल, यानी 70 साल बाद आज ताजपोशी हुई है, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। लेकिन अवाम कितना रोई, कितने दर्दनाक मनाजिर थे जब क्वीन एलिज़ाबेथ इस दुनिया से गई।
वहाँ برطانیہ کے لوگ اپنے کوئین سے، اپنے کنگ سے، اپنے شہزادوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے اپنے عوام کے اوپر اپنی خواہشات کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ان کا یہ سسٹم بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یعنی ایک جانب بادشاہت بھی اپنی جگہ آگے چل رہی ہے اور دوسری جانب پارلیمنٹری سسٹم بھی پوری طرح مضبوط ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آئین موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کوئی ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت بھی نہیں کرتا۔ اس کے برعکس پاکستان میں بھی ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جو سر پہ تاج نہیں پہنتا، وہ بادشاہ جو محل میں بھی نہیں رہتا، وہ بادشاہ ایسا ہے، وہ ایسا بے تاج بادشاہ ہے کہ جس کے ماں باپ جدی پشتی بادشاہ بھی نہیں ہیں۔ لیکن مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ برطانیہ کے بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ یہاں پر حکومتیں بناتا بھی ہے، گراتا بھی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے تقرر تبادلے بھی کر لیتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اس نے کس کی پوسٹنگ کہاں رکھنی ہے، اہم بڑے عہدوں پر، کی پوزیشنز پر کس کو تعینات کرنا ہے۔ وہ بادشاہ لامحدود اختیارات کا مالک ہے پاکستان میں۔ اس کا جو دل کرتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کو کوئی جواب دہ نہیں بنا سکتا، حتیٰ کہ اس پر تنقید بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ بادشاہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ وہ جو مرضی فیصلے کرے، چاہے اس سے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کو کٹہرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ وہ بادشاہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو تاج تو نہیں پہنتا، جو پارلیمنٹ میں بھی نہیں بیٹھتا، لیکن ملک کے تمام بڑے فیصلوں کا پاور ہاؤس وہی بادشاہ ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس ملک سے کیا تعلقات بنانے چاہیے، وہی بہت سارے اکانومی سے متعلق بھی فیصلے کر گزرتا ہے۔ وزیر اعظم کون سا اچھا ہے کون سا اچھا نہیں ہے وہی فیصلہ کرتا ہے۔ وہ بادشاہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس حکومت کو کتنی دیر چلنا چاہیے۔ وہ بادشاہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس عدلیہ کے جج کو کہاں پر ہونا چاہیے۔ وہ بے تاج بادشاہ پاکستان کا سب سے طاقتور شخص ہے۔ وہ طاقتور شخص کون ہے، اس کا جواب میں نہیں دوں گی، وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے، اور اس کا جواب میں آپ پر ہی چھوڑ دیتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہ بادشاہ بھی پاکستان کے آئین کی تھوڑی بہت رسپیکٹ کر لے، اور پاکستان کے عوام اور ان کے خواہشات کی تھوڑی بہت رسپیکٹ کر لے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ بادشاہ بھی کاش اپنی مرضی مسلط نہ کرے، اور یہ بادشاہ بھی کاش یہ سوچ لے کہ پاکستان کے عوام اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کو بھی ان سے محبت ہی کرنی چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہاں پر کیا لینے گئے؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لندن میں تاج پوشی کی تقریب میں شامل تھے، اور وہاں پر ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کوئین الزبتھ کی بھی جب ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت بھی وہ وہاں پہنچے۔ ترکی میں بھی جب زلزلہ آیا تھا تو وہاں پر بھی پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی، پھر انہیں خود ہی روکنا پڑا، پھر بعد میں کہیں وہ گئے۔ تو آخر انہیں کیا ضرورت ہوتی ہے کہ بھاگ بھاگ کے ہر جگہ پر پہنچتے ہیں؟ انڈیا کے بھی تو وزیر اعظم ہیں، انہیں بھی دعوت نامہ گیا، وہ تو نہیں گئے۔ ہمیں کون سی ایسی مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے ہم ہر جگہ پہ شکل دکھانے پہنچ جاتے ہیں؟ کیا اگر ہم لوگ نہیں جائیں گے تو وہ تاج پوشی سے انکار کر دیں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں جی جب تک پاکستان کا وزیر اعظم نہیں آئے گا میں نے تاج نہیں پہننا؟ وہاں جا کر ہم کرتے کیا ہیں؟ کیا ہمیں کوئی وہاں پر سفارتکاری کا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا وہاں جا کر ہم کوئی معاشی طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں جا کر پاکستان کوئی اپنا آپ منوا پاتا ہے، اپنا موقف منوا پاتا ہے؟ یہ تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر بڑے بڑے خرچے کر کے مہنگے ہوٹلوں میں قیام پذیر ہو کر یہ لوگ کہیں بھی ملک میں جاتے ہیں اور مزے سے مل جل کر لوگوں سے ہاتھ ملا کر سیلفیاں بنا کر واپس آ جاتے ہیں۔ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ تو آج تک کبھی کسی نے آ کر بتایا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہاں جا کر جس طرح زبردستی یوں دکھائی دیتا ہے کہ دیگر سربراہان کے ساتھ سیلفیاں بنوائی جاتی ہیں یا ان کے ساتھ ہاتھ ملایا جاتا ہے تو وہ بھی بڑا آکورڈ لگتا ہے۔ ایک وقت تھا ویسے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ کہیں باہر جاتے تھے تو لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنواتے نظر آتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کا آٹوگراف بھی لے لیں۔ بہت سارے ایسے ممالک کے دوروں پر ہم نے دیکھا کہ کوئی بلے پہ آٹوگراف لے رہا ہے تو کہیں ملیشین صدر کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ عمران خان صاحب سے اسپیشلی آ کے ہاتھ ملاتی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بنواتی ہیں۔
लेकिन एक साल में हमने अपने मुल्क को न जाने कहाँ से लाकर कहाँ खड़ा कर दिया है। ये फिर उसी बादशाह को सोचना चाहिए जो ये सब करने का मालिक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जनाब, और बात करते हैं कि आखिर इमरान खान साहब अब क्या सोच रहे हैं। खान साहब की बात निकली है तो खान साहब भी आराम से बैठने वाले तो हैं नहीं। 1 मई को भी उन्होंने यौम मजदूर पर मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। मकसद सिर्फ मजदूरों से यकजहती का इजहार नहीं था, मकसद ये भी था कि अपने लोगों को मोबिलाइज रखना है। वो मोमेंटम जो उन्होंने बरकरार रखना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो वो 1 साल से बखूबी निभाते चले आ रहे हैं, पूरा उतरते चले आ रहे हैं। यानी 1 साल से उन्होंने अपने वर्कर, वोटर, सपोर्टर को मध्यम नहीं पड़ने दिया, उन्हें मायूस नहीं किया, उन्हें चार्ज्ड रखा है, और ये उनकी बड़ी कामयाबी है। 1 मई को भी वो बाहर निकले, रैलियां की, और अब चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए, आईने पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए उन्होंने रैलियां निकाली। और लाहौर में सबसे बड़ी रैली हुई जहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मज़े की बात यह है कि हमेशा की तरह सिर्फ यही नहीं था कि वोटर, सपोर्टर, कारकुनान आ गए, बल्कि फैमिलीज़ ने शिरकत की और हमें बड़े जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। कप्तान जब भी बुलाता है अवाम लब्बैक कहते हैं और हमेशा ही आ जाते हैं, चाहे कैसा ही मौसम क्यों ना हो, चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो। इमरान खान साहब ने इस रैली के इख्तिताम पर यह ऐलान किया है कि अब वो मुल्क भर में जलसे करेंगे। ये ऐलान किया है कि वो फिर से मुतहरिक होने जा रहे हैं और दोबारा से सड़कों पर होंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पिछले साल के मनाजिर हम दोबारा देख सकेंगे? यानी पिछले साल इमरान खान साहब ने कोई 75 के करीब जलसे किए, जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही छोटे बड़े शहरों तूलो अर्ज़ में जलसे किए। बड़ी तादाद में छोटे छोटे शहरों में भी लोग बाहर निकल आए, और इन जलसों का ही वो इम्पैक्ट था जिसने उनकी एक हैबत इस पूरे सेटअप पर, हुकूमत पर, इस्टेब्लिशमेंट पर तारी कर दी। ये हैबत इस कदर तारी हुई है कि आज तक उस हैबत से ये लोग निकल नहीं पा रहे और आवाम का सामना नहीं कर पा रहे। आज तक इलेक्शन में ना जाने की वजह ही ये है कि उन्हें ये मालूम है कि आवाम किस कदर कप्तान के साथ जुड़ चुकी है। कप्तान ने यह फैसला किया है कि वो दोबारा सड़कों पर निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान में जलसे करेंगे। लेकिन अब मेरे जहन में इससे मुतालिक 2 सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या इमरान खान साहब की सिक्योरिटी सिचुएशन इस बात की इजाज़त देगी, मुतहम्मिल होगी कि वो ये कर पाएँ, क्योंकि इस वक्त उन्हें शदीद और संगीन जान के ख़तरात लाहक हैं। रैलीज़ तो वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में निकलते हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ी से खिताब कर लेते हैं, तो एक कदरे महफूज तरीका है अपना प्रोटेस्ट करने का और एक इज्तिमा करने का। लेकिन जलसों में या कहीं और बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा रिस्की मामला हो सकता है। तो लगता है कि इमरान खान साहब अगर जलसे वगैरह करेंगे तो मीनार पाकिस्तान के जलसे की तरह उन्हें बुलेट प्रूफ कंटेनर में रहकर ही खिताब करना पड़ेगा, और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात खुद उनकी टीम के लिए ही दर्द सर बनेंगे, क्योंकि इस वक्त हुकूमत उनकी सिक्योरिटी उस तर्ज पर नहीं कर रही जिस तर्ज पर वो डिज़र्व करते हैं। दूसरा जो मेरा सवाल है इस पर वो ये है कि क्या इमरान खान साहब को पहले की तरह वो आज़ादी हासिल होगी जो हमने पिछले साल देखी? इमरान खान साहब अभी पिछले 3-4 महीनों में जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं उन्हें रोक दिया जाता है। लॉन्ग मार्च को भी रोका जाता है, रैलियों को भी रोका जाता है, जलसा करते हैं तो जलसे की भी इजाज़त नहीं दी जाती, कहीं दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है, और कभी कोई और बहानेबाजी करके कोशिश की जाती है कि वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में सामने नज़र ना आए और उनको अंदर ही घर के बंद कर दिया जाए। अगरचे बाद में वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं और अदालत से कोई रिलीफ मिलने पर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या इतनी आज़ादी से वो तमाम मुल्क में फिर से जलसे करने के काबिल होंगे? और क्या ये हुकूमत उसमें रोड़े नहीं अटकाएगी? मुझे इसमें भी डाउट्स हैं। मेरे ख्याल से पहले की तरह आज़ादी से शायद इमरान खान साहब के लिए फिल वक्त जलसे करना मुमकिन ना हो पाएगा। लेकिन ये अलग बात है कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात किस करवट पर बैठते हैं और फिर उन्हें किस हद तक आज़ादी मिलती है या नहीं। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ भी काबिल ज़िक्र है कि इमरान खान साहब ये फ़ैसला कर चुके हैं कि वो आराम से घर पर तो बहरहाल नहीं बैठेंगे, और अल्टीमेटली वो इन जलसों से एक प्रेशर फिर से बिल्ड करना चाहते हैं इस हुकूमत के ऊपर, ताकि ये इलेक्शंस की तरफ जाए। क्योंकि इमरान खान साहब को तो ख़दशा ये भी है कि 14 मई या अगस्त या जुलाई की बात नहीं, ये तो शायद अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए इमरान खान साहब अभी से एक ऐसा प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं कि ये हुकूमत कम अज़ कम जो ड्यू डेट है उससे आगे अपनी मुद्दत को ना बढ़ा पाए, और यही वजह है कि वो अपने वर्कर सपोर्टर को दोबारा से मोबिलाइज़ करना चाहते हैं। वो किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं और अवाम उन्हें क्या रिस्पॉन्स देते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
لیکن اس وقت کے حالات یہی عکاسی کرتے ہیں کہ کپتان کی کال پر عوام ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔